हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 40 में ये बताया गया है कब हमको एक्सपेंसेस का ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्या कंडीशन है, वो बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन कौन सा कंडीशन में हमको एक्सपेंसेस का ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहला है सेक्शन 40 सबसेक्शन है क्लॉज आई। तो इसमें क्या है ना, TDS डिफॉल्ट ऑन पेमेंट और क्रेडिट टू ए फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया। जब हम कोई पेमेंट करते हैं या कोई क्रेडिट करते हैं, किसको करते हैं ना, टू ए फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट, या जब हम कोई पेमेंट या क्रेडिट करते हैं कोई आउटसाइड इंडिया, तो वो केस में हमको TDS डिडक्ट करना है। अगर हम ये केस में TDS डिडक्ट नहीं करते हैं, TDS का डिफॉल्ट, ये जो पहला केस हम डिस्कस करते हैं TDS डिफॉल्ट ऑन पेमेंट और क्रेडिट, किसके लिए ना, फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट, और जब कोई हम आउटसाइड इंडिया कुछ पेमेंट करते हैं, किसका ऊपर एक्चुअली इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम। अगर हम TDS डिफॉल्ट करते हैं, ये जो केस है TDS डिफॉल्ट, हम TDS डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट हो या क्रेडिट का टाइम में हम TDS डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, वो टाइम में हम ये उसका जो कंसिक्वेंस है, हमको एक्सपेंसेस का ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमारा दो कैटेगरी हो सकता है इसमें, जैसे कि हम बिल्कुल TDS डिडक्ट नहीं किए। पहला कैटेगरी है, पहला केस है TDS नॉट डिडक्टेड। तो अगर हम बिल्कुल TDS डिडक्ट नहीं किए, वो केस में क्या होगा, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर डिसअलाउ, 100% एक्सपेंडिचर हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम ये TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे, तब हमको ये जो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हुआ था वो फिर हमको अलाउ हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जो साल में हम ये डिपॉजिट करेंगे TDS, वो साल में हमको जो एक्सपेंसेस पहले डिसअलाउ हुआ था, क्योंकि हम TDS डिडक्ट नहीं किए थे, वो हमको बिल्कुल उसका ऊपर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये जो केस में TDS हम डिडक्ट नहीं किए, लेकिन रिसिपिएंट जो जिसके लिए वो इनकम है, तो अगर वो रिसिपिएंट ये जो इनकम में लेके उसका ऊपर वो टैक्स पेमेंट कर लिया, रिटर्न फाइल कर दिया है अंडर सेक्शन 139, तो वो केस में अगर हम कोई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 26 से अपलोड करते हैं वेबसाइट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो केस में ये ट्रीट किया जाएगा आज इफ जो हम लोग TDS डिडक्ट किए हैं और एक्सपेंसेस को हमारा अलाउ हो जाएगा। जैसे कि अगर इसमें कंडीशन है, जो रिसिपिएंट वो इनकम लेना चाहिए, इनकम में उसका ऊपर TDS, उसका ऊपर वो टैक्स पेमेंट करना चाहिए और रिटर्न फाइल करना चाहिए। उसका बाद हम ये फॉर्म ये 26 है फाइल करेंगे CA से सर्टिफाई करके, तब जाके ये बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट भी, ये रिलीफ सिर्फ ये असेसमेंट ईयर 2020-21 से मिल रहा है। तो पहला जो हम ये डिस्कस किए, जहाँ पे हम TDS बिल्कुल डिडक्शन नहीं किए थे, तो फिर इसे हम डिस्कस किए कितना डिसअलाउंस मिलेगा और कब फिर हमको अलाउंस, कब फिर हम दोबारा वो एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा, वो डिस्कस किए। अगर सेकंड कंडीशन है, TDS हम डिडक्ट किए लेकिन डिपॉजिट नहीं किए, TDS डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). इसमें क्या है ना, हम TDS डिडक्ट कर लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब हम रिटर्न देते हैं, हमारा जो ड्यू डेट है रिटर्न, उससे पहले हम इसको डिपॉजिट नहीं किए, ये केस में भी हमारा 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये रिटर्न फाइल कर दिए, रिटर्न फाइल करने का बाद अगर हम फिर ये TDS डिपॉजिट कर दिए, तो ये एक्सपेंसेस हमको फिर दोबारा अलाउ हो जाएगा। तो इसीलिए अगर TDS हम डिडक्ट नहीं किए हैं या डिडक्ट करके पेमेंट भी नहीं किए बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो ये दोनों केस में 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम उसको पेमेंट कर देंगे, TDS डिपॉजिट कर देंगे, या TDS अगर हम पहले डिडक्ट नहीं किए थे, डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे, तो हमको एक्सपेंसेस बिल्कुल 100% फिर हमको वो अलाउ हो जाएगा। तो ये पहले हम जो डिडक्शन ये डिस्कस किए TDS डिफॉल्ट, ये जो जब हम पेमेंट करते हैं या क्रेडिट करते हैं कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया, जब हमारा TDS जहाँ पे हमारा लाइबिलिटी आता है, हम डिडक्ट ये उसमें डिफॉल्ट है, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेसिडेंट केस में, वही TDS डिफॉल्ट ऑन पेमेंट और क्रेडिट टू ए रेसिडेंट। पहले हम डिस्कस किए नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, या कभी अगर हम कोई आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो केस में हम डिस्कस किए। सेकंड ये जो है सेक्शन 40 सबसेक्शन है, ये क्लॉज IA,
इसमें क्या है, ये रेसिडेंट केस में अगर वो भी टीडीएस डिफॉल्ट है, अगर हम टीडीएस डिफॉल्ट है, हम उसको हम पेमेंट या क्रेडिट का टाइम में हम टीडीएस डिडक्ट नहीं किए, तो इसमें भी जैसे पहले हम डिस्कस किए थे इधर, इसमें भी दो सिनेरियो हो सकता है, टीडीएस हम डिडक्ट नहीं किया, सर डिडक्ट किए हैं, या टीडीएस डिडक्ट किए हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर जो हमारा जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल करने से पहले, ड्यू डेट से पहले हम इसको पेमेंट नहीं किए। ये दोनों केस में आइदर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं किए हैं या टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किए, दोनों केस में हमारा एक्सपेंसेस का 30% डिसअलाउ होगा। नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी या आउटसाइड इंडिया जब हम अभी जो हम डिस्कस किए थे वो केस में एक्सपेंसेस 100% डिसअलाउ होगा। ये केस में रेसिडेंट केस में 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। ये जो हमारा जो ये सिनेरियो 1 हो या सिनेरियो 2 हो, दोनों केस में 30% एक्सपेंसेस हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर पहले जैसे हम डिस्कस किए थे, लेकिन अगर हम वो टीडीएस अगर हम टीडीएस पहले डिडक्ट नहीं किए हैं, बाद में हम उसको टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे, या अगर हम पहले टीडीएस तो डिडक्ट किए हैं लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद डिपॉजिट कर देंगे, तो ये दोनों केस में हमारा फिर ये जो एक्सपेंसेस 30% हमारा डिसअलाउ हो गया था वो हमको अलाउ हो जाएगा। कब होगा, जो साल में हम ये टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। तो ये केस 1 हो या केस 2 हो, अगर हम टीडीएस बाद में डिपॉजिट कर देते हैं, जो हमारा डिसअलाउंस हुआ था एक्सपेंसेस 30% वो हमको मिल जाएगा। लेकिन ये जो केस 1 अगर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं किए हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस किए थे नॉन रेसिडेंट केस में, अगर रिसिपिएंट टैक्स पेमेंट कर दिया है तो वो सेम कंडीशन है। अगर रिसिपिएंट हम टीडीएस डिडक्ट नहीं किए, रिसिपिएंट वो अमाउंट उसका इनकम में लिया, वो रिटर्न फाइल कर दिया, उसका ऊपर टैक्स पेमेंट कर दिया, और हम सीए थे कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम सर्टिफाई करके फॉर्म 26 से अपलोड किए, वो केस में ट्रीट किया जाएगा आज इफ हम लोग ये टीडीएस डिडक्ट किए हैं और हमको ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है, रिसिपिएंट अगर उसका ऊपर टैक्स पेमेंट किया है और हम ये ये जो फॉर्म सर्टिफाई करके अपलोड करते हैं, ये जो बेनिफिट रिलीफ असेसमेंट ईयर 2013-14 से मिल रहा है। तो पहले हम डिस्कस किए नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या आउटसाइड इंडिया में जब अगर हमारा कोई टीडीएस डिफॉल्ट होता है। सेकेंड हम डिस्कस किए जब टीडीएस हमारा कोई रेसिडेंट टीडीएस डिफॉल्ट होता है, जब हम कोई पेमेंट या क्रेडिट करने का टाइम है रेसिडेंट को। अभी थर्ड हम डिस्कस करते इक्वलाइजेशन लेवी। वो सेक्शन 40 सबसेक्शन है क्लॉज IB, इक्वलाइजेशन लेवी, जिसका जो अगर हम कहीं पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्शन करना है, इक्वलाइजेशन लेवी हम डिडक्ट नहीं किए हैं, सपोज इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट not deducted or deducted but not paid before filing of return under section 139(1), 100% of expenditure disallowed। अगर हम इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हमको करना चाहिए, हम इक्वलाइजेशन ये लेवी डिडक्ट नहीं किए हैं, जैसे पहले हम डिस्कस किए थे, दो कंडीशन हो सकता है, आइदर हम बिल्कुल डिडक्ट नहीं किए या हम डिडक्ट किए हैं लेकिन उसको पेमेंट नहीं किए, गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किए जब तक हम हमारा रिटर्न फाइल नहीं किए। अगर हम वो ये पेमेंट नहीं किए, दोनों केस में ये 100% एक्सपेंसेस हो जाएगा डिसअलाउ। तो पहले जैसा ये थे, ये जो हमारा जो नॉन रेसिडेंट केस है, ये भी इक्वलाइजेशन लेवी किसको होता है, नॉन रेसिडेंट केस में। तो नॉन रेसिडेंट केस में 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो रहा है। अगर आप ये केस में इक्वलाइजेशन लेवी हम डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं या डिडक्ट करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में उसको डिडक्ट कर लिए, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके, अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिए, या अगर पहले आप डिपॉजिट किए थे रिटर्न फाइल करने का बाद आप उसको भी ये पेमेंट कर दिए, इक्वलाइजेशन लेवी पेमेंट कर दिए, तो फिर 100% एक्सपेंसेस आपका अलाउ हो जाएगा। कौन सा ईयर में होगा, पहले जैसे हम डिस्कस किए थे, जो साल में आप इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करेंगे वो साल में फिर वो एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो टीडीएस डिफॉल्ट में जब हम नॉन रेसिडेंट के लिए आता है तो वो टाइम में 100%, रेसिडेंट के लिए 30% हमारा डिसअलाउ होता है। नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या आउटसाइड इंडिया कुछ हम ये पेमेंट करते हैं कोई एक्सपेंसेस के लिए, तो वो रिलेटेड जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है या इक्वलाइजेशन लेवी
ये डिडक्ट करना है, अगर नहीं करते तो 100% होता है। रेसिडेंट के लिए 30, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी वो के लिए 100% डिसअलाउ होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कभी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वो सेक्शन 40 सब सेक्शन है क्लॉज IC। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस, उसका ऊपर भी कोई हमको डिडक्शन नहीं मिला। वेल्थ टैक्स, कोई भी टैक्स का ऊपर नॉर्मली नहीं मिलता है। फ्रिंज ये जो सेक्शन ये सेक्शन का अंडर में वो नहीं मिला है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एनी फी या रॉयल्टी एक्सेट्रा पेड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई रॉयल्टी कोई फी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, वो भी हमारा इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40 सब सेक्शन है क्लॉज III। एनी पेमेंट चार्जेबल अंडर हेड सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया और टू ए नॉन रेसिडेंट इफ TDS नॉट पेड और डिडक्टेड। तो अगर वही जब भी हम कोई नॉन रेसिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे हैं, वो दूसरा चीज़ जो पहले हम डिस्कस किए थे वो सारा सैलरी रिलेटेड नहीं था। अगर कोई हम सैलरी ऐसा हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं जो नॉर्मली हमारा ये अंडर हेड सैलरी में चार्जेबल होना चाहिए, अगर हम पेड आउटसाइड इंडिया और टू ए नॉन रेसिडेंट अगर TDS हम डिडक्ट नहीं किए हैं, तब TDS नॉट पेड और डिडक्टेड, अगर हम TDS ना पेमेंट किए हैं ना डिडक्ट किए हैं, ये केस में नॉन रेसिडेंट केस में, तो वो केस में भी ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है सेक्शन 40 सब सेक्शन है क्लॉज IV। इसमें अगर कोई ये कंपनी कोई अमाउंट दे रहा है, कोई प्रोविडेंट फंड या कोई फंड है जो एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए कोई फंड है, प्रोविडेंट फंड है या एनी अदर फंड जिसमें एम्प्लॉयर दे रहा है, पैसा दे रहा है, लेकिन ये जो फंड से जब एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा वो टाइम में TDS डिडक्ट होना चाहिए। अगर वो कोई अरेंजमेंट नहीं है, जो TDS जब वो फंड से एम्प्लॉय को पेमेंट मिलेगा वो टाइम में अगर TDS डिडक्शन के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो केस में जो अमाउंट एम्प्लॉयर दे रहा है ये फंड के लिए वो अलाउेबल नहीं होगा। तो अगर हमारा जो फंड से पेमेंट करने का टाइम में TDS डिडक्शन के लिए हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के लिए वो मिल जाएगा, उसके लिए अलाउेबल होगा। अगर कोई ये जो जब पेमेंट कर रहेंगे हम फंड से एम्प्लॉय को, वो टाइम में नहीं है, हमारा पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है TDS डिडक्ट करने के लिए, तो फिर वो जो हमारा एक्सपेंसेस वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर कोई टैक्स पेमेंट हो रहा है, कोई एम्प्लॉयर जो परक्यूजाइट दे रहा है एम्प्लॉय को, जो परक्यूजाइट जो ये देता है एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को देता है, जैसे कि कोई कार दिया, कोई ये घर दिया, कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है, तो जो भी परक्यूजाइट दे रहा है एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय को जो परक्यूजाइट दे रहा है उसका ऊपर अगर टैक्स एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तो वो भी एक्सपेंसेस वो भी अलाउड नहीं है। वो इनकम वो जो टैक्स पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ऑन परक्यूजाइट, वो भी अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स में। अभी ये नेक्स्ट जो सेक्शन है 40B, ये हम फार्म केस में, इन केस ऑफ ए फार्म, एक फार्म केस में क्या क्या डिसअलाउ नहीं हो, ये अलाउ नहीं होगा वो डिस्कस करते। अगर हम कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन कोई नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो अलाउ नहीं होगा। या अगर हम कोई ऐसे दे रहे एनी रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट टू ए वर्किंग पार्टनर और एनी पार्टनर नॉट ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, कभी भी कोई अगर फार्म में जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें लिखा रहता है कितना हम रेम्युनरेशन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब मेंशन होता है। अगर हम बिना उसमें कुछ मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में जो है वो बेसिस पे हम नहीं दे रहे हैं, तो वो वर्किंग पार्टनर को हो या एनी अदर पार्टनर को हो, अगर वो पार्टनरशिप डीड में नहीं है, अगर हम जो भी पेमेंट करेंगे वो अलाउड नहीं होगा। अगर कोई रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट पेड टू ए वर्किंग पार्टनर और एनी पार्टनर फॉर ए पीरियड प्रायर टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब से हुआ उससे पहले, अगर हम अब जब पार्टनरशिप डीड जो डेट से हुआ उससे पहले के लिए अगर आप कोई दे रहे हैं पेमेंट, कोई पार्टनर को दे रहे हैं, यानी रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, कोई वर्किंग पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं होगा। नॉर्मली नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होने से पहले जो अगर आप कुछ उसके लिए कोई पैसा दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो एक्सपेंसेस माना नहीं जाएगा,
वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है ना, आपको पार्टनर को आप कितना जो कैपिटल लाए हैं वो कैपिटल का ऊपर कितना % इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन अगर 12% से ज़्यादा हो गया तो वो भी अलाउ नहीं होगा। तो मैक्सिमम पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर डीड में से 12% से ज़्यादा है, अगर 12% से ज़्यादा दिया जाता है तो वो 12% से ज़्यादा जो एक्सीड होगा वो अलाउेबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में अगर 12% से भी ज़्यादा भी लिखा गया, मैक्सिमम हम 12% तक दे सकते हैं। उससे ज़्यादा जो देंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। एनी रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड बट इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये प्रॉफिट का हिसाब से ये बताया गया है कितना प्रॉफिट होने से कितना आप ले सकते हैं रेम्यूनरेशन। अगर उसमें पार्टनरशिप डीड में हो, अगर पार्टनरशिप डीड में है हम जितना प्रॉफिट है हम सब ले लेंगे, फिर भी वो अलाउ नहीं होगा। वो बताया गया है कितना आप दे सकते हैं। एनी रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड बट इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग। अगर उससे आप जो रेम्यूनरेशन देंगे, पार्टनरशिप डीड में तो है, लेकिन जो रेम्यूनरेशन देंगे एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप अगर देंगे तो अलाउ नहीं होगा। वो लिमिट क्या है? अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ अ लॉस 1.5 लाख, जो आप टोटल रेम्यूनरेशन देंगे वर्किंग पार्टनर्स को देंगे तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना होगा? 1.5 लाख होगा। अगर आपका प्रॉफिट 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख 3 लाख ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ ए लॉस, अगर लॉस भी हो रहा है तो मैक्सिमम भी आप 1.5 लाख तक दे सकते हैं। और 90% ऑफ प्रॉफिट व्हिच एवर इज मोर, ये दोनों से 1.5 लाख और 90% ऑफ प्रॉफिट व्हिच एवर इज मोर। तो ये फर्स्ट 3 लाख का अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें वो 90% वाला क्लच आएगा। अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम आप 1.5 लाख दे सकते हैं। अगर बैलेंस प्रॉफिट, अगर किसी का से 20 लाख प्रॉफिट है तो पहला जो 3 लाख के लिए तो ये कंडीशन हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैलेंस बुक प्रॉफिट का ऊपर 60% ऑफ प्रॉफिट ये जो दिया गया है, इसका ये जो हिसाब से आपका कितना हो रहा है, अगर आपका जो पार्टनरशिप डीड में जो बताया गया है कितना रेम्यूनरेशन देना है, अगर उसके नीचे हो रहा है तो फिर वो अलाउेबल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो वो रेम्यूनरेशन डिडक्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 40 सबसेक्शन BA। अभी क्या है ना, एनी पेमेंट बाय वे ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन और बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड बाय AOP और BOI टू एनी मेंबर ऑफ द AOP और BOI। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर ये लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई मेंबर, एसोसिएशन पर्सन का कोई एक मेंबर या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के कोई मेंबर को हम कुछ भी दे रहे हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, आप कुछ भी कोई भी नाम में, वो कोई भी नोमेनक्लेचर में आप दीजिए उसको, वो अलाउेबल नहीं है। उसका मतलब ये कुछ आपका अगर आप दे भी रहे हैं ये अलाउेबल नहीं होगा, उसका ऊपर इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये सेक्शन 40 का इन नोटसेल डिस्कस किए। अगर इसका बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।